साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, गौतम बुद्ध नगर के अंदर MP और MLA के बाद यदि सबसे अधिक किसी चुनाव की चर्चा होती है तो वह है जिला बार एसोसिएशन। साथियों, इस बार जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख लगभग 20 तारीख के बाद कभी भी नियत हो सकती है। इसको लेकर के जो दावेदार हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। साथियों, यह चुनाव एक ऐसे पेशे से जुड़ा है जिसको समाज एक अलग तवज्जो देता है और एलीट वर्ग में इस पेशे को शामिल किया जाता है। तो ऐसे में इस वकीलों का चुनाव एक रोचक और एक आकर्षण का केंद्र बना है। इस बार जो लोग अध्यक्ष पद की दावेदारी में हैं उनसे हम अपने चैनल पर रूबरू होंगे और इस कड़ी में पहला नाम है परविंदर भाटी जी का। भाटी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। भाटी जी, बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है और ये एक धीरे धीरे उस स्थिति में आ गया है कि अब लोग इसको नजर गड़ाए रहते हैं कि चुनाव में क्या होगा, हर गतिविधि पर नजर होती है। आप भी एक दावेदार हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। जी वेलकम, स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा यही है कि जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो उस समय हम लोग तय करते हैं कि हमें किस पेशे में जाना है और ये बहुत सी चीजें प्रभावित इससे भी होती हैं, ये चीज तय इससे भी होती है कि हमारे परिवार की बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप अपने परिवार की पृष्ठभूमि जरा हमें बताएं, जिससे कि जिस पृष्ठभूमि में आप पले बढ़े और आपका ये वकील बनने का जो विचार है ये बढ़ा। मेरे जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो भगवान की कृपा से मुझे भगवान ने ऐसे परिवार में जन्म दिया। मेरे जो फोर फादर थे वो इंग्लिश पीरियड में जमींदार थे और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जो जिला पंचायत थी उसके मेंबर और चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर ही सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे और मेरे फादर पहले EME कोर में थे, मिलिट्री कोर में। उसके बाद उनको लगा कि परिवार में जो है, जो बुजुर्गों की धरोहर थी, सामाजिक व्यवस्था में जो परिवार था उस चीज को आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने पेंशन ली। और ये जब चर्चाएं परिचर्चाएं परिवार में होती थी, हम बच्चे थे, सुनते थे, तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा आई कि बुजुर्गों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें अपने आप को शामिल किया जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छा जो प्रोफेशन लगा वो वकालत का था। तो मैंने ये सोचा कि भाई वकील बनेंगे तो इससे घर परिवार की भी व्यवस्था में होगा और दूसरा हम सामाजिक अपने जो सरोकार हैं उनको भी पूरा कर सकेंगे। तो इस वजह से मैंने ये पेशा इसलिए चुना। और मैं क्योंकि 12वीं के बाद ही मेरे मन में ये विचार आ गया था, तो मैंने ऊपर वाले की कृपा से कहीं कभी किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया और मैं इस पेशे में मैंने BSc की। BSc करने के बाद फिर लॉ में एडमिशन लिया और फिर वकालत के पेशे में। आपकी शिक्षा कहाँ हुई और आपका बचपन कहाँ बीता, जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा गांव बिसरख है और क्योंकि प्राइमरी की शिक्षा हमने अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से ही ली। मैं 6th क्लास तक गांव में पढ़ा। उसके बाद KV इंटर कॉलेज माछरा में कुछ समय के लिए वहाँ ली। उसके बाद रोजा से हाई स्कूल की, रोजा याकूबपुर इंटर कॉलेज से, जनता इंटर कॉलेज रोजा याकूबपुर से। उसके बाद इंटर मीरभोज इंटर कॉलेज से और BSc मीरभोज डिग्री कॉलेज से और LLB MMH कॉलेज गाजियाबाद से किया। आपने बताया कि आप जो ये पेशा वकालत को चुना है उसके पीछे परिवार की एक जो विरासत चली आ रही थी
वह है, और दूसरी सामाजिक गतिविधियों में परिवार जो शामिल रहता था आपका, ये दो चीजें और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है कि जी इसलिए मैंने विशेष तौर पर वकालत को ही चुना, क्योंकि विशेष सामाजिकता और ये चीज तो और पेशे में भी हो विशेष सकती यही था कि ये ऐसा पेशा है कि इसमें आप रोज समाज की सेवा कर सकते हैं। आपके पास जो दबे कुचले लोग हैं, जो न्याय से वंचित लोग हैं, वो आपके पास आते हैं। आपको एक पूर्णकालिक मौका मिलता है लोगों की सेवा करने का, उनके दुख दर्द में पेशे की वजह से भी शामिल होने का। और कई बार हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास फीस देने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती, तो हमें अंदर से खुशी होती है कि हम जो है इस पेशे के माध्यम से ऐसे गरीब मजलूम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपने पूर्व में भी बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा है, तो आपका पूर्व में जो चुनाव आप लड़े, चुनाव आप बार के अध्यक्ष रहे, आपका अनुभव क्या रहा, जरा आप हमें उस अनुभव के बारे में बताएं। देखिए, बार के अध्यक्ष क्या, कोई भी अगर सोसाइटी होती है तो सोसाइटी का पहला उद्देश्य वेलफेयर होता है। उस सोसाइटी के जो मेंबरान हैं वो सब परिवार के सदस्य होते हैं, और परिवार के लोगों के हित के बारे में जितने उच्च मानदंड स्थापित करके सोचा जाए, उतनी ही आत्मसंतुष्टि उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को मिलती है। मुझे बार एसोसिएशन के सम्मानित साथियों ने वो सेवा करने का मौका दिया। मैं 2015 से 16 में अध्यक्ष रहा, तो मैंने ये देखा कि ये इतना बड़ा मंच है, आपकी जैसी सोच है उसके अनुसार ही ये मंच अपना रूप ले लेता है। तो वहाँ मेरे पीरियड में अधिवक्ताओं को समस्या थी, उनको चैम्बर से और जो कोर्ट रूम है काफ़ी दूरी थी, तो वहाँ गर्मी सर्दी बरसात के लिए लोगों को समस्या होती थी। तो मैंने उनकी उस समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण से व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर और बार के बैनर का सार्थक उपयोग करते हुए बड़े बजट से एक शेड बनवाया। मैंने अपने पीरियड में वहाँ वृक्षारोपण कराया बड़े स्तर से, आज वो पेड़ बड़े हो चुके हैं। तो मैंने अपने व्यक्तिगत धन से वहाँ पूरे शेड में कुछ पंखे मैंने वहाँ लगवाए। तो ये जो मंच है, ये एक्चुअल में ये कोई पेड पोस्ट नहीं है अध्यक्ष की, ये एक विशेष पद है, क्योंकि सभी समान रूप से एक ही एजुकेशन के हैं, समान रूप से सब के पास एक एजुकेशन है। अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं, इसी प्रकार सचिव और अन्य कार्यकारिणी का चुनाव होता है, और उस पद पर बैठकर व्यक्ति कितने बड़े स्तर से सोचता है, उसमें वकीलों की जो दैनिक समस्या है उनके लिए पुलिस प्रशासन से लेकर के जुडिशरी तक, और उनके बीच में सामंजस्य बनाना, और सामंजस्य बनाने के साथ उनको गौरवान्वित महसूस करना। क्योंकि बार का जो पद है, जैसे आप कह रहे थे कि भाई विधायक और सांसद के बाद अगर जिले में किसी की चर्चा होती है तो जिला न्यायालय में जो चुनाव होता है उसकी होती है, क्योंकि जनता अवेयर हो चुकी है और शिक्षा का एक विशेष महत्व है। सभी लोग, ज्यादातर लोग शिक्षित हैं, और क्योंकि हमें ये खुशी है कि भगवान ने हमें ऐसे जनपद में जन्म दिया है जो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विकसित जनपद है, और एक तरीके से ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट इसी जनपद में होती हैं, तो यहाँ अपार संभावना है अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की। मैंने देखा कि यहाँ अधिवक्ताओं के सामने आवास की समस्या है। बहुत लंबे समय से हमारे सीनियर साथी इस पर काम कर रहे थे, मुझे भी एक बार उनके साथ जाने का मौका मिला, तो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ तत्कालीन सीईओ श्री रमारमन जी ने विशेष तौर से मुझको इंगित करते हुए कहा कि भाई आप इनको मना लें तो हम आपको, तो क्योंकि मेरे वकीलों का जब मैंने हित देखा तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप वकीलों को आवास दे दीजिए। तो उन्होंने ओके भी कर दिया, और इसके बाद उन्होंने कहा भाई ओनली फॉर एडवोकेट हम स्कीम लॉन्च कर देंगे, आप हमें लिस्ट दे देना। तो क्योंकि कार्यकाल 1 साल का होता है और उसमें बहुत सारी चीजें होते होते ये बिल्कुल लास्ट स्टेज की चीज थी, तो नई जो कार्यकारिणी थी उस समय फिर तत्कालीन सीईओ दीपक अग्रवाल जी से
तो उनसे मैंने उस समय की जो नेक्स्ट मेरे बाद कार्यकारिणी हुई उनसे मैंने उनकी 14 में मुलाकात कराई। तो कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं, जैसे उसी समय मैंने जो कोर्ट और कलेक्ट्रेट के बीच का एक रास्ता है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी के आसपास जिले के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं, वो सारे वही हैं। तो पूरे जनपद से न केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वादकारी आता, अपितु कलेक्ट्रेट, सीडीओ ऑफिस, एजुकेशन सेंटर हैं, सेल टैक्स ऑफिस है या कंज्यूमर फोरम है, इस तरीके के, या पुलिस मुख्यालय था। तो अब वहां क्योंकि डीसीपी और सीपी साहब की तो कोर्ट लगती है, तो ये एक ऐसा वीआईपी जोन है जहां पूरे जनपद का लोगों को सेंटर है। उसके लिए क्योंकि वकील, अधिवक्ता साथी और वादकारी के पास, सबके पास व्हीकल नहीं होता है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि डायरेक्ट जो है रोड को पार करके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सीडी ऑफिस कलेक्ट्रेट में आ सके। तो उसके लिए मैंने अपने उस समय तक, उसी समय अपने लेटर हेड पे प्राधिकरण को एक लेटर लिखा कि फुटओवर ब्रिज का, और मेरे उस पत्र पर प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए उसको 2016 में पास कर दिया। आपने काफी कुछ बताया कि आपने अपने कार्यकाल में कैसे किया, क्या आपकी प्राथमिकता उस दौरान नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बाद दोबारा आप चुनाव में जा रहे हैं, दोबारा चुनाव में जाने के पीछे का कोई मुख्य कारण? दोबारा चुनाव में जाने का मुख्य कारण एक बहुत मुख्य मुद्दे जो न्यू कवर्स एडवोकेट साथी हैं, 2011 में चैम्बर का आवंटन हुआ और चैम्बर के आवंटन 2011 से लेकर 2023 आ गया। तो 12-13 साल का जो एक गैप है, इस बीच में जो हमारे नए अधिवक्ता साथी आए हैं वो चैम्बर विहीन हैं। तो उनके लिए मैंने उस समय भी अखिलेश सरकार में माननीय राजेंद्र चौधरी जी मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको बार रूम में बुलाया था। तो उन्होंने भी मन से ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कह के भेजा है कि जो बार की समस्या है हमें नोट कराना, हम उनको पूरी करेंगे। तो मैंने उनके सामने 2 समस्या मेजर रखी, एक आवास की और एक चैम्बर की। तो उस समय मैंने अपने खर्चे से ही 11 नंबर गली तक 5 मंजिल विद लिफ्ट विद बेसमेंट पार्किंग 2000 चैम्बर 15 बाई 12 का मैंने नक्शा बनवा के एस्टीमेट बनवा दिया था। और उस समय लगभग हमारी इस लेवल पे बात भी हो गई थी कि हमारे जनपद में 3 प्राधिकरण है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना। तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से कि आपका इशारा हो जाएगा तो ये तीनों प्राधिकरण से हमें बजट मिल जाएगा और हमारे जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था हो जाएगी। 3 ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैम्बर्स के, ए, बी, सी। तो ये A ब्लॉक तक सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती और B और C भविष्य के लिए, आने वाले अधिवक्ताओं के लिए, वो भविष्य के लिए खाली रह जाता। तो एक मेजर जो मेरा उद्देश्य है चुनाव लड़ने का, जो आप पूछ रहे थे, एक तो अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाने का सतत प्रयास है मेरा, वकीलों को आवास दिलाने का मेरा सतत प्रयास है, फुटओवर ब्रिज बनाने का मेरा बनवाने का उद्देश्य है, महिलाओं के लिए कैंटीन, कॉमन हॉल और समस्त अधिवक्ताओं के लिए कैंटीन, क्योंकि हमारे यहाँ कैंटीन की भी सुचारू रूप समुचित व्यवस्था नहीं है, और कंज्यूम फोरम के लिए क्योंकि घूम के जाना पड़ता है, वहां गेट खुलने की बात भी है। हमारे यहाँ कॉमर्शियल कोर्ट है जो कासना में और प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है, जबकि हमारे जनपद में बहुत सारी बड़ी लैंड है और भविष्य में बिल्डिंग भी बननी है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वो कॉमर्शियल कोर्ट भी, क्योंकि सस्ता और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना है वो तभी पूरी होती है कि जब न्याय के जो केंद्र हैं वो जनता के लिए सुलभ हों, वो एक जगह हों और अधिवक्ता भी उस लिहाज से ज्यादा वर्क कर सकते हैं, जो एक ही कैंपस के अंदर ये सारी चीजें होंगी। नीलारा कोर्ट भी है और ऐसी बहुत सारी गतिविधि हैं। हमारे यहाँ मेडिक्लेम क्लेम पॉलिसी की समस्या है, अधिवक्ता साथी अगर बीमार हो जाए या भगवान ना करे हमारे बीच से चला जाए तो उसके लिए कोई भी मेडिक्लेम क्लेम पॉलिसी की व्यवस्था नहीं है। मैंने अपने पीरियड में उस समय 60 लाख रुपए का 14 टॉयलेट और नाली जो है मेन रोड पे नाली टपनी थी और नाली के और चैम्बर के बीच में इंटरलॉकिंग टाइल लगने के लिए 60 लाख रुपए का बजट पास कराया था। वो नक्शे वक्शे बन गए थे, वो किसी कारणवश जो आगे कार्यकारिणी आई उसी समय मैंने इसके अलावा जो महिलाओं के लिए कॉमन हॉल की मेरी उस समय बात हुई थी। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे
और अध्यक्ष पद का मतलब भी यही होता है। अध्यक्ष पद कोई पेड पोस्ट नहीं होती है, ये पूरी तरह से एक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। और हम अपने अधिवक्ता साथियों को किस तरीके से वो सारी समस्याओं से दूर करके, उनकी समस्याओं का हल करके और उनको अच्छा वातावरण दे करके, ताकि वो पूर्ण तरीके से जनता को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभा सकें। पब्लिक के बीच एक चुनाव को लेकर के एक धारणा भी बन रही है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि धीरे धीरे बार का चुनाव काफी खर्चीला होता जा रहा है, हम लोग देखते हैं। तो आम जनता के बीच एक धारणा है कि भाई, अभी आपने बताया कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जो पैसे भी पे नहीं कर पाते, आप उनका फ्री में, आप जैसे बहुत से लोग हैं जो फ्री में उनका लड़ते हैं केस। लेकिन हर व्यक्ति की एक इस तरह की धारणा नहीं होती है। तो लोगों के बीच में एक धारणा बनी है इस चुनाव की खर्चे को लेकर कि भाई इतना खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं यह खर्चा जो है कोर्ट के अंदर है, जो बड़े चुनाव लड़े जाते हैं और जो अच्छी पहुंच वाले वकील होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि यह खर्चा, इस खर्चे का भार कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जो एक उम्मीद लेकर के, न्याय की उम्मीद लेकर के कोर्ट तक आता है। तो इस खर्चे के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खर्चा निश्चित तौर पर केवल जनपद बार एसोसिएशन की चुनाव में नहीं होता। इस लोकतंत्र में जितने भी चुनाव प्रधानी से लेकर के फिर मुखी, एमएलए और सांसद तक के होते हैं, या अन्य जो चुनाव होते हैं, सब में खर्चा होता है। कोई पर्दे के पीछे होता है, कोई पर्दे के आगे होता है। यहाँ भी इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, मैं आपको हमारी बात रोकूंगा। ये चुनाव एमपी और एमएलए से थोड़ा हटके है। देखिए, वो चुनाव एक वेलफेयर के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये चुनाव व्यक्ति जब बहुत ज्यादा फंस जाता है, अन्याय से लड़ता है, तो वो एक लास्ट उम्मीद के तौर पर वोट आता है। ये भी वेलफेयर के लिए चुनाव लेकिन होता है। नहीं, उसमें आदमी थोड़ा अंतर कर लेता है कि वो उस उम्मीद से आता है कि अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है आपने कि आदमी जब सारी व्यवस्थाओं से परेशान होकर के, चाहे वो पुलिस की हो, प्रशासन की हो, चाहे पूरी तरह से पीड़ित होता है, उससे कोई रास्ता नहीं होता, तो वो सामाजिक तौर पे भी पूरी नहीं हो पाती हैं, या किसी विधायक सांसद से भी उसकी समस्याओं का समाधान निकल पाता है, तो उन परिस्थितियों में वो न्यायालय में आता है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनाव का खर्च और न्याय के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है कि न्याय एक अलग चीज है, न्याय दिलाना, और चुनावी खर्च अलग चीज है। कोई भी व्यक्ति चुनाव जो लड़ता है अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ता है। और मेरा ये मानना है कि अगर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उसमें जो होने वाला धन का खर्च है, अगर उसको उससे उगाही करने का एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो ना तो उस ऐसे व्यक्ति को कभी चुनाव लड़ना चाहिए, और ना ही अधिवक्ताओं को ऐसे व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। क्योंकि वो केवल जो वादकारियों का ही नुकसान नहीं होता, उससे जो हमारे अन्य साथी अधिवक्ता हैं उनके भी काम पर प्रभाव होता है। अगर कोई भी अध्यक्ष बनने के बाद इस तरीके की व्यवस्था में अपने आप को शामिल कर लेता है कि मैंने जो खर्च किया उसे मुझे उगाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो अन्य अधिवक्ता साथी हैं, जिनके मत के आधार पर किसी अधिवक्ता साथी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, तो उनके काम पर प्रभाव पड़ता है। मेरा यह मानना है कि अगर आपको इस तरीके की व्यवस्था का हिस्सा बनना है कि आप जो खर्च धन कर रहे हैं चुनाव में, और उस खर्च को वहां से बतौर पदाधिकारी बनकर निकालना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और हमारे साथियों को भी ये तय कर लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, अगर कोई, तो हमारे क्योंकि सारे अधिवक्ता साथी हैं और सभी इक्वल क्वालिफिकेशन के हैं, तो वो कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहेंगे। और गलती भी अगर हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम चीजें। मैं अपनी चर्चा का एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप चुनाव में अपना मुकाबला किससे मानते हैं? सच्चाई तो यह है कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि एक तरफा चुनाव है। और उसका कारण ये नहीं है कि मैं इस चैनल पर बैठ के आपसे ये बात कह रहा हूं। इसके पीछे का कारण ये है कि मैंने पूर्व में जब मुझे मौका मिला तो मैंने वकीलों के हित में काम किया, किसी अधिवक्ता साथी के काम को प्रभावित नहीं किया। किसी अधिवक्ता साथी के अगर मैं किसी पैरवी में भी गया तो मैं निस्वार्थ भाव से गया। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी वकील की मैंने पैरवी की हो और उससे मैंने कोई धन लिया हो। और ये मैं चैनल पे कह रहा हूं, कोई भी अधिवक्ता साथी ये नहीं कह सकता कि परमिंदर भाटी बतौर अध्यक्ष किसी व्यक्ति से, किसी अपने साथी से
उसकी पैरोकारी में उसने कहीं अपना लालच सामने रखा हो। और आज भी मेरा दावा है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव ये एक तरफा है, और एक तरफा होने के बाद ये चीजें जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर चैनल पर आपसे दावे कर सकता हूं कि मैं पूर्ण तरीके से अधिवक्ताओं के हित में कार्य करूंगा, निस्वार्थ भाव से करूंगा, किसी अधिवक्ता साथी के कार्य को प्रभावित नहीं करूंगा, और 24 आवर्स हर अधिवक्ता साथी के लिए उसको उसके वादकारी को न्याय दिलाने में मेरी जो भूमिका होगी मैं 100% उसको निभाऊंगा। चलिए। ये मेरा आपके चैनल पे दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद परमेंद्र जी, आपने बड़ी बेबाकी से और हमारे सवालों का बड़ी एक हर पहलू का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।